हेलो गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीडरशिप एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन इसलिए है, इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस आपने यूपीएससी के एनालाइज किए होंगे तो आप पाएंगे कि लीडरशिप पे और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे काफी ज्यादा सवाल पिछले इयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो एक लीडर बेहतर डिसीजन कैसे लेगा, लीडर अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता है, लीडरशिप की वो क्वालिटीज हम डेवलप कैसे करें, एडमिनिस्ट्रेशन में खास तौर पे किस तरीके से हम लीडरशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यूपीएससी ने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस टॉपिक से और किस तरीके से यूपीएससी इससे क्वेश्चन बना सकता है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कोर्स, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। सो आई एम बीइंग अ लिटिल बिट अनएथिकल हियर टू आपसे सबसे पहले ही कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब कर दो। तो लेकिन खैर छोड़िए, लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। पहली बात कि इस टॉपिक से आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऑनलाइन जो भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, वहां से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस खुद बनाए हैं और आगे आप देखेंगे कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस भी इसमें डाले हुए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना सकता है कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज अनक्वेश्चनेबली इंटीग्रिटी। अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी, डू यू एग्री? तो इंटीग्रिटी इज द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ अ लीडर। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? सब्सटैंशिएट योर व्यूज। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटीग्रिटी को लीडरशिप से लिंक करके। दूसरा कि एथिकल लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल थ्रू एथिक्स। एथिक्स के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करना और उन्हें एक सर्टेन गोल तक ले जाना, ये एथिकल लीडरशिप हुआ। इस पे कमेंट कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और व्हाट आर वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड लीडरशिप। एक अच्छी लीडरशिप की क्या क्वालिटीज हैं, क्या अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, और उन सारी बातों को बताइए। सजेस्ट द वेज टू डेवलप देम, कि किस तरीके से हम लोगों में इन्हें डेवलप कर सकते हैं उन क्वालिटीज को। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। नाउ लेट अस सी कि कैसे अब इन सारे क्वेश्चंस को हम इसमें देख सकते हैं और लीडरशिप की पूरा जो भी आपके लिए एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको इस लेक्चर में अब इससे आगे देखने को मिलेगी। मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि ये थ्योरीज जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं इनको आपने अपनी केस स्टडीज में कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 लेक्चर से यही बताया जा रहा हूं कि थ्योरी को लिंक कैसे किया जाए केस स्टडीज से, और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है एज फार एज योर एसे पेपर्स आर कंसर्न्ड। तो एसे पेपर में भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू लर्नर है तो पिछले लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी इस पे हो चुके हैं। तो व्हाट इज लीडरशिप? देखो लीडरशिप पे मैंने एक आंसर पढ़ा था, इस साल का जो टॉपर 2020 के टॉपर शुभम कुमार जी, उनका एक आंसर था लीडरशिप पे। विजन आईएएस की एक कोई टेस्ट सीरीज थी और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में उन्होंने लीडरशिप को डिफाइन किया हुआ है कि लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ लीडिंग ए ग्रुप इन सच ए वे दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फील सेटिस्फाइड। कुछ इस तरीके से उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, सिंपलिस्टिक। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी में, ऑलवेज कीप योर आंसर सिंपल एज पॉसिबल। एग्जामिनर को कुछ नहीं लेना देना आपकी कितनी मेंटल क्वालिटीज, मतलब आप कितने मैच्योर हो, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, या आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स कितनी अच्छी है। एग्जामिनर बेसिकली पक चुका होता है एग्जाम देख देख के, और वो इस कंडीशन में होता ही नहीं है। उसकी मेंटल स्टेट को आप समझिए एक बार एग्जामिनर की, किस तरीके से एग्जामिनर उस टाइम सोच रहा होगा। बोलेगा कि यार मैं तो पक गया ये एग्जाम पढ़ पढ़ के। इसलिए जो सबसे इजीली आंसर करेगा, जो आंसर उसको सबसे इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, उस पे वो नंबर फेंकेगा।
तो इसलिए अपने आंसर्स को इजी रखो हमेशा। तो व्हाट इज लीडरशिप? Everyone can define it according to your own words. अपनी अलग से डेफिनेशन बनाओ। तो मैंने ये इस तरीके से डेफिनेशन बनाई हुई है कि लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन गोल। कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है, सबने सेटअप किया हुआ है कि हम अपनी इस कंपनी को $100 मिलियन का रेवेन्यू वाली एक कंपनी बनाएंगे अगले 3 साल में, या हम अपने इस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बना देंगे, $1 बिलियन का रेवेन्यू वाला स्टार्टअप बना देंगे अगले 3 साल में। ये हुआ कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ होते हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशन में लोग, उनका काम बस यही होता है कि लोगों को मोटिवेट करते रहो, उनको यूटिलाइज करते रहो टुवर्ड्स अचीविंग दैट कॉमन गोल। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ आप खुद भी बना सकते हैं। ये वो जो मैंने बनाए हुए हैं या जो मैंने स्टडी करके, बुक से स्टडी करके ये निकाले हुए हैं। पहला एट्रीब्यूट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ अवेयरनेस इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये डेविड कॉलमैन ने बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था कि लीडर शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट। व्हाट डज इमोशनल इंटेलिजेंस मीन? इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स लीडर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड नंबर वन हिज ऑन इमोशंस। पहले वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, फिर वो दूसरों के हार्ट को फील कर सके, उसकी सिचुएशन को फील कर सके, उसके इमोशंस को फील कर सके, ये समझ सके कि अगर मैं ये बात इस आदमी को कहूंगा तो ये रिएक्ट कैसे करेगा, इसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड एज ऑफ नाउ कैसा है और किस तरीके से मुझे इसे डील करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई आंसर लिख रहे हो, आपका एग्जामिनर सुबह बीवी से झगड़ा करके आया हुआ है और आपने एग्जाम कुछ ऐसा अपने आंसर में लिख दिया हुआ है जो कुछ ही लोगों को अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को वो बात बुरी लगेगी। फॉर एग्जांपल आपने रिलीजन पे कोई ऐसा कमेंट कर दिया है अपनी एग्जाम में जो कुछ ही इंटेलेक्चुअल लोगों को, खास लोगों को अच्छा लगेगा, इंटेलेक्चुअल्स को, लेकिन आम जीवन को तो वो बुरा लगेगा। तो एग्जामिनर सुबह आपका बीवी से भयंकर लड़ाई करके आया हुआ है और बैठा हुआ है अपने टेबल पे, आपकी कॉपी वो पढ़ रहा है और उसने वो कमेंट पढ़ लिया। वो इस कंडीशन में है ही नहीं कि उस कमेंट के, आपने जो कमेंट उसमें लिखा हुआ है रिलीजन पे, उसकी अलग अलग डायमेंशंस को वो देख सके। इस वो सिचुएशन में ही नहीं है, उसका मेंटल स्टेटस उस तरीके का उस वक्त है ही नहीं। तो भैया आपको मिलेंगे हर उसके मतलब अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके नंबर उसमें कटना तय है। क्यों? क्योंकि उसका बीवी से झगड़ा हुआ है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लीडर। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपका, लेकिन लीडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो डील कर रहा है, लीड कर रहा है, उसके एम्प्लॉयज के साथ जब भी वो बात करे, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, ग्रुप मेंबर्स के साथ जब भी वो बात करे, वो इस लायक कम से कम होना चाहिए कि उनके मेंटल स्टेटस को वो अच्छे से समझ सके, ये समझ सके कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या अगर मैं ये बात इस आदमी को बोलूंगा तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। लीडर इस लायक होना चाहिए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स द ability to understand your emotions as well as the emotions of your peer group, your group members. Okay, next, strategic thinking, innovation and action. आपको पता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या हुआ कि भाई मैक्सिमाइज करो पोटेंशियल को। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जो भी आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है, जितना मर्जी आपके पास पैसा दिया हुआ है, जितना आपके पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना, बेस्ट तरीके से उनको यूटिलाइज करना, और मतलब इस तरीके से प्लानिंग करना कि हार्म आपके लिए लीस्ट हो, सबसे कम आपके लिए हार्म हो आपके एक्शन से। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मिनिमाइजिंग द हार्म्स एंड मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स, दैट इज योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। लीडर में वैसी थिंकिंग होनी चाहिए, हर तरीके के लीडर में, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर में, पॉलिटिकल लीडर में, हर तरीके के लीडर में
की एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इनोवेशन, कि भाई वो इनोवेटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज को वो एक्सेप्ट कर सके, एडेप्टिव होना चाहिए, एब्जॉर्ब करना आना चाहिए उसको, नए आइडियाज को या नए इनोवेटिव तरीकों को वो एब्जॉर्ब कर सके और उनके अकॉर्डिंग वो एडेप्ट कर सके। ये सारी क्वालिटीज है। और एक्शन, द एबिलिटी टू टेक एक्शंस। कई लोग क्या करते हैं, मतलब मिडिल क्लास मेंटेलिटी आप देखेंगे वो ये है कि वो सोचता ज्यादा है और करता कम है। लोअर क्लास की मेंटेलिटी आप देखेंगे वो सोचता बिल्कुल भी नहीं है। अब मजदूर सोचता बिल्कुल नहीं है, वो मजदूरी कर रहा है, वो दिन रात लगा हुआ है मेहनत में, वो सोचता नहीं है। मिडिल क्लास सोचती ज्यादा है, ये देखेगी कि इससे मेरे को थ्रेट क्या होगा, नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं करना है, इससे हार्म ये हो सकता है, मैं लोन नहीं लूंगा, लोन लूंगा तो कहीं ना कहीं अगर गलत पड़ा दाव तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। मिडिल क्लास कुछ ऐसे सोचेगा। जो हायर क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, जो अमीर लोग है, रिच लोग, एरिस्टोक्रेसी, ये सोचती भी बैलेंस्ड मैनर में है और एक्ट भी बैलेंस्ड मैनर में करती है। अंबानी ने लोन लेने से कभी हिचकिचाया नहीं अंबानी, लेकिन उसने पागल होके, मूर्ख होके कभी लोन नहीं लिया। So it is a balanced approach. So ability to take action according to planning, that is also a good quality of leadership. Next is courage. आदमी में करेज होना चाहिए अच्छा लीडर बनने के लिए। टू डू द आउट ऑफ बॉक्स थिंग्स, कुछ ऐसी थिंग्स, कई बार आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे लीडर को जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आपकी टीम को। क्यों? क्योंकि ये उनको लेस कंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल सकती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन आपको पता है, बीइंग अ लीडर आपको पता है, आपने स्टडी की हुई है कि आपका वो एक्शन सिग्निफिकेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे बेनिफिट दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंफर्टेबल नहीं रहेगा वो डिसीजन, लेकिन फिर भी आपको वो डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको करेज की जरूरत है। ऐसे ही आपने आंसर करना है। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड लीडरशिप, तो इसी तरीके से आपने इसको आंसर करना है। और फिर आएगा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग सोच के आपको लोग मिलेंगे, उन सबसे अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओ। और सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन से आप में डेवलप होगी वो होगी quality of listening to the views of others, quality of understanding the diverse views. अब जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपके दिमाग में होगी उतने ज्यादा आइडियाज आएंगे, जितने ज्यादा आइडियाज आएंगे उतनी अच्छी इनोवेशन होगी, जितनी अच्छी इनोवेशन उतना अच्छा लीडर। सो वेरी इजी। तो दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। लेकिन एथिक्स क्या रोल प्ले करेगा आपकी लीडरशिप में? क्यों आप एथिक्स को पढ़ रहे हो अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए? तो इसमें आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकता है, व्हाट रोल डू एथिक्स प्ले इन द लीडरशिप? कैन अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज विद एथिक्स टू प्रमोट द प्रॉफिट्स कैन बी डेंजरस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्ट? ये कैन यहां दो बार आ गया, इससे सेंस थोड़ी बिगड़ चुकी है क्वेश्चन की। तो ये कहना चाहता है कि एथिक्स क्या रोल प्ले करता है लीडरशिप में, आपकी जो नैतिकता है वो क्या रोल प्ले करेगी आपकी लीडरशिप में। और अगर आप नैतिकता से कॉम्प्रोमाइज करते हो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, तो क्या इससे आपके संगठन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कुछ हानि हो सकती है? सब्सटैंशिएट विद आर्गुमेंट्स। तो इस तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है। और आई थिंक ये PYQ है यूपीएससी का, पुराना कोई क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे कि रोल ऑफ एथिक्स इन लीडरशिप क्या रोल प्ले करता है? पहला रोल तो प्ले करता है सर कि प्रमोट्स एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप। जितने आप एथिकल होंगे, जितने आप मॉरल होंगे, उतनी ज्यादा आपकी एक्सेप्टेंस होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। आपके खिलाफ उतने कम लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मॉरली आप करेक्ट हैं। एंड द मॉरल स्ट्रेंथ इज द most powerful strength that the world can ever have, that any person can ever have. महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि फोकस ऑन मोरालिटी, इफ यू आर मॉरली स्ट्रांग यू कैन डिफीट एनीबॉडी। महात्मा गांधी ने यही बात तो कही। तो आप ऐसी चीजों में इन थिंकर्स को भी कोट कर सकते हैं, मोरालिटी हैज डिफीटेड द माइटिएस्ट फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस ली किस बेसिस पे? मॉरलिटी के बेसिस पे।
मॉरलिटी क्या थी? नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंट तरीके से हमने अपनी इंडिपेंडेंस ली, दुनिया में अकेला ऐसा एग्जांपल है। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ मॉरलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मॉरलिटी, strength of ethics. It promotes acceptance, right? Next is brings moral strength to the decision. अगर आप कोई डिसीजन लेते हो और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एथिकल आर्गुमेंट छुपा हुआ है, तो भले ही उस डिसीजन से कुछ लोगों को हानि हो रही हो, लेकिन वो उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजन में मॉरल स्ट्रेंथ है। तीसरा क्या है? helps leaders to come out of ethical dilemma. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एथिकल डायलेमा क्या होता है? बेसिकली एथिकल डायलेमा होता है कि आपके पास दो ऑप्शंस दी हुई है, दोनों आउटराइटली करेक्ट नहीं है या दोनों आउटराइटली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दो में से किसी एक को चुनना है, राइट? There are two choices before a leader, two or more choices before a leader in an ethical dilemma. Neither of these choices are unambiguously right or unambiguously wrong, but still you have to choose one out of these three or four or many ethical situations. ये हुआ ethical dilemma। और आप इन डिसीजंस में से कौन सा डिसीजन लोगे, ये डिसाइड करने के लिए एथिक्स को बेसिस बनाया जा सकता है। आप वो डिसीजन लोगे जो एथिकली ट्रू हो, और आप फिर जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने इन सारी अवेलेबल ऑप्शंस में से ये ऑप्शन इसलिए चूज की क्योंकि इट वाज एथिकली करेक्ट। कई बार फॉर एग्जांपल आप एग्जांप्लीफाई कर सकते हो अपने आर्गुमेंट को कि फॉर एग्जांपल देयर कैन बी सिचुएशन कि आप कोई एक ऐसा डिसीजन लेते हो जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, की पोजीशंस में बैठे हुए वो लोग हैं, लेकिन उन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट आ गया और आपको कोई डिसीजन लेना है। आपको पता है कि अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जो किसी एक के पक्ष में हो तो दूसरा नाराज होकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी सकता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा ऐसी हानि होगी जिसको रिकवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो आप किसके पक्ष में डिसीजन लोगे? ऐसे में आपकी हेल्प कर सकता है एथिक्स। आप कहोगे कि जो कानून के हिसाब से सही है मैं उसके पक्ष में डिसीजन लूंगा। आप कहोगे जो नैतिकता के हिसाब से सही है मैं उस आदमी के पक्ष में डिसीजन लूंगा। भले ही आप एक आदमी को गवा दो, लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, यहां जिस बात की चर्चा हो रही है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्ट, वो मजबूत हो जाएगा। क्यों? लोगों में एक मैसेज जाएगा कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रांग होगी। ऐसे में, ऐसे एथिकल डायलेमा में एथिक्स आपकी मदद करता है बीइंग अ लीडर। नेक्स्ट, इंप्रूव्स द लेजिटिमेसी ऑफ लीडरशिप। ये मैंने बता दिया हुआ है, कई बार बताया हुआ है कि अगर आप एथिकल होते हो तो आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, लेजिटिमेसी बढ़ती है, एंड लेस चांसेस ऑफ डिसरप्शंस ड्यू टू क्वेश्चनिंग ऑफ डिसीजंस। देखो, अगर आप कोई डिसीजन लोगे, कहीं पे भी लोगे, तो अगर वो डिसीजन एथिकल है, एथिकल ग्राउंड्स पे वो डिसीजन सही है, मॉरलिटी के ग्राउंड्स पे वो डिसीजन सही है, तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, मतलब जो लुच्चे टाइप के लोग होंगे, जो मूर्ख लोग होंगे, सिर्फ वही लोग आपके उस डिसीजन को क्वेश्चन करने की हिम्मत कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास, मतलब क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास आपके एथिकली ट्रू होने का कोई जवाब नहीं होगा। वो आपके एथिकली स्ट्रांग होने के खिलाफ कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि पब्लिकली अगर आपको बोलना है ना, और आप मूर्खतापूर्ण अगर बात करोगे तो पब्लिक बहुत मारेगी आपको, बहुत पीटेंगे लोग। अगर आप कुछ ऐसी बात करोगे जो अनैतिक हो, अगर आप कुछ ऐसी बात करोगे जो अमानवीय हो, अनैतिक हो, जो नैतिकता के बेसिस पे सही ना हो, भले ही हर आदमी अनैतिक है फिर भी वो आपको पीटेंगे, फिर भी वो पीटेंगे। इसलिए पब्लिक नहीं मानती है अनैतिकता, भले ही पब्लिक पूरी अनैतिक हो लेकिन फिर भी अनैतिकता नहीं मानेगी। इसलिए कोई भी डिसीजन जब आप लोगे जो एथिकली राइट है, तो उस डिसीजन को क्वेश्चन करने के चांसेस कम हो जाएंगे।
जब क्वेश्चन करने के चांसेस कम होंगे तो डिसरप्शंस कम होगी, डिसरप्शंस कम होगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उस प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी जिसके आप लीडर बनाए गए हो, और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इट मीन्स योर लेजिटिमेसी एज ए लीडर विल इंप्रूव। तो ये है रोल ऑफ एथिक्स इन लीडरशिप। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है, और कनेक्ट कैसे करनी है आपको, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायलेमा बता दिया, अब मैंने आपको एक केस स्टडीज दे दी, तो किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी केस स्टडीज में भी। तो ये सारी चीजें आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेकिंग डिसीजन। आप लीडर इसीलिए हो क्योंकि आपको डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन लेना दुनिया में महत्वपूर्ण नहीं होता तो दुनिया में हायरार्की होती ही नहीं, तो दुनिया अपने हिसाब से फंक्शन कर रही होती। राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि उसे डिसीजन लेना है। राजा के बिना भी तो आदमी चल सकते थे, पर क्या फिर डिसीजन लेना इजी हो पाता? कानून के बिना भी आदमी चल सकते थे, पर क्या फिर डिसीजन लेना इजी हो पाता? एक ऐसी डेमोक्रेसी के बिना भी तो, एक ऐसी डेमोक्रेसी के साथ भी तो हम चल सकते थे जिसमें कोई सरकार ना हो, लेकिन सब अपनी वॉइस वहां पे रखें। लेकिन क्या डिसीजन लेना इजी हो पाता? नहीं। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने के लिए उसमें कंसिलिएशन बैठा पाना, सब में समन्वय बैठा पाना मुश्किल होता। इसीलिए लीडर्स बनाए गए हैं, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए हैं, इसीलिए एग्जीक्यूटिव लीडर्स बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव्स बनाए गए हैं, सीईओ इसीलिए कंपनी में है क्योंकि उन्हें डिसीजन लेना है, और दे आर हाईली पेड जॉब्स। क्यों? क्योंकि दे टेक वेरी क्रूशियल डिसीजंस फॉर द सोसाइटी दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, दैट डिटरमाइंस द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। That's why decision is important. तो लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। डू यू एग्री विद दिस व्यू? कि भाई अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी क्या होता है? मतलब नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब पब्लिक सर्वेंट इज नॉट टेकिंग द डिसीजन, he is not performing his duty, he is not taking the decision. क्या ये एक करप्शन है? Yes, it can be a kind of corruption. It can be a kind of corruption. How can you justify it? कि भाई ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ही तो उसे पे किया जा रहा है। अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब वो मक्कारी का धन खा रहा है, ड्यूटी को परफॉर्म किए बिना वो पेमेंट ले रहा है, इट मीन्स ही इज अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, सो इट इज अ काइंड ऑफ करप्शन। ऐसे ही आर्गुमेंट देना होता है आपको एथिक्स में, सो इट इज अ काइंड ऑफ करप्शन। बट नेक्स्ट आप इसमें ये भी तो आर्गुमेंट दे सकते हो कि इट कैन नॉट ऑलवेज बी कॉल्ड अ करप्शन। डू यू एग्री विद द व्यू? में आपको दोनों चीजें बतानी है। इट कैन नॉट ऑल्सो बी, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए करप्शन। व्हाई? बिकॉज देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस when there is not sufficient power or sufficient position or sufficient data available before the public servant to take a good decision. और ये भी हो सकता है कि चॉइसेस टू टेक अ डिसीजन, कि डिसीजन लेने की उसके पास जो जो चॉइसेस हैं कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूं इस इशू में, वो सारी चॉइसेस इतनी गलत हो कि उस डिसीजन को लेने की हार्म ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन। इस केस में भी वो करप्शन नहीं कहलाया जाएगा। तो आपको दोनों व्यूज लिखने हैं और आपका आंसर इसमें बन जाना था। बेसिकली 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, आपको 2 पेजेस दिए हुए हैं, इतने में 2 पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। इतने एथिक्स में आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखनी है चीजें, जो जो आप सोचते हैं, जैसा जैसा अच्छी चीजें जितनी भी आपके दिमाग में आती है, और रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच का बैलेंस आप जितना भी बैठा पाते हो, जितनी मर्जी घुसियां आप मार लो, एथिक्स के पेपर में वो सब जायज है। नाजायज कुछ नहीं है एथिक्स में, ठीक है? बिकॉज व्हाट कैन बी एथिकली ट्रू फॉर यू कैन बी फॉल्स फॉर एनी अदर पर्सन। तो आप दोनों के पर्सपेक्टिव्स वेरी होंगे, तो कुछ भी ऐसा एब्सोल्यूट माइंड में नहीं रखना है कि मुझे ऐसा ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी
क्यों इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए? कि इट रिफ्लेक्ट्स द विलिंगनेस टू रिजॉल्व द इशू। आपको पता है, अगर आप डिसीजन लोगे, इट मीन्स लोगों में एक मैसेज जाएगा कि ये पब्लिक सर्वेंट कुछ ऐसा है जो डिस्प्यूट्स रखना नहीं चाहता, उनको रिजॉल्व करना चाहता है, इसलिए लोग खुश होंगे, आपके पास और ज्यादा आएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरी बात होगी कि रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है कि जो आप मान लो आप गए कहीं पे सरकारी ऑफिस में गए और वहां के जो अफसर हैं उन्होंने आपकी फाइल तो रख ली, पर फिर वो फाइल ही दबा दी। 3-4 साल तक रोड की फाइलें दबी हुई है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं रेड टेपिज्म। इससे ग्रोथ प्रमोट नहीं हो पाती है। तो अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो रेड टेपिज्म बढ़ेगा, डिसीजन लोगे तो रेड टेपिज्म कम होगा। जितना रेड टेपिज्म कम होगा उतना एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके प्रोजेक्ट की, जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतने अच्छे आप लीडर कहलाए जाओगे। तीसरा, डिक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। ये भी इसी से रिलेटेड है, मैंने बता दिया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। चौथा, इंक्रीजेस द ट्रस्ट ऑफ लीडरशिप। इंक्रीजेस द ट्रस्ट ऑन लीडरशिप। कैसे इंक्रीज करेगा? इससे लिंक करो कि इट रिफ्लेक्ट्स द विलिंगनेस टू रिजॉल्व द इशू। जितने ज्यादा विलिंग आप होंगे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उतना एंथुजियाज्म लोगों में होगा, वो ज्यादा आपके पास आएंगे। इट मीन्स दे आर हैविंग ट्रस्ट ऑन यू, इट इंक्रीजेस ट्रस्ट ऑफ लीडरशिप। अगर आपको इसमें मतलब डिसीजन मेकिंग में कुछ कोट्स भी देने हैं तो देयर इज अ फेमस सेइंग। ये किसी आदमी ने कहा था और मैंने कहीं पढ़ा था, मैं भूल गया किसने ये कहा, लेकिन देयर इज अ फेमस सेइंग कि इन पॉलिटिक्स, ये एक्चुअल कोट ये है कि इन पॉलिटिक्स not taking a decision means letting others to decide for you। कि अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो इसका मतलब बाकी लोग आपके लिए डिसीजन लेंगे। आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, कोई दूसरा आपको डिसाइड करेगा कि आपको उस पोजीशन में रहना है या नहीं रहना है, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। सो यू हैव टू टेक द डिसीजंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। दैट्स व्हाई यू आर देयर इन द मैनेजमेंट पोजीशन। That's why you are a leader. You have to take the decision. मोदी जी नहीं बोल सकते कि हाँ चाइना ने एग्रेशन कर दिया, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको रिस्पॉन्ड करने की, तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नो, वो डिनाई नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग, उन्हें डिसीजन लेना होगा। Why? Because he is a leader. That's why he is a leader. If he does not take the decision, the legitimacy of his leadership will decline. Okay. नेक्स्ट, एक नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रहे हैं, अभी भी हैं, तो उनकी एक स्टेटमेंट है, ये मैंने कहीं सुनी थी, उनके यूट्यूब पे काफी वायरल हुई थी कि मैं उन ऑफिसर्स को ज्यादा पसंद करता हूं जो गलत डिसीजन लेते हैं एज कंपेयर टू दोज जो डिसीजन लेते ही नहीं है। मतलब मुझे वो अफसर ज्यादा पसंद है जो डिसीजन लेते हैं, भले ही वो गलत डिसीजन लो, एज कंपेयर टू दोज जो मतलब ऐसे बिल्ले बैठे हुए हैं, कुर्सियां फुला रहे हैं, है ना, मतलब कुर्सियों में बैठ बैठ के पिछवाड़े फूल रहे हैं उनके। तो एज कंपेयर टू दोज ऑफिसर्स आई लाइक दोज हु आर रेडी टू टेक द डिसीजंस। तो आप इन्हें भी कोट कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना है इसमें कि पार्टी बायस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टी अलग है, उनका मिनिस्टर होना अलग बात है, एक सिग्निफिकेंट पब्लिक फिगर होना अलग बात है। इसलिए आप नितिन गडकरी को भी कोट कर सकते हो। अगर आप नरेंद्र मोदी को PSIR ऑप्शनल में कोट कर सकते हो, सुब्रमण्यम स्वामी को PSIR ऑप्शनल में कोट कर सकते हो, तो नितिन गडकरी को क्यों नहीं कोट कर सकते भाई? ठीक है, ऐसे उल्टे लॉजिक मत लगाया करो। और एग्जाम्पल अगर आपको इसमें देना है कि आपको डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, तो उसमें आप अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल इसमें कोट कर सकते हो ऐसी चीजों में कि टेकिंग अ डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? जब SLV 3 का लॉन्च होना था, अब्दुल कलाम ने कई जगह ये बात कही है कि व्हेन SLV 3 वाज टू बी लॉन्च्ड, when SLV 3 was to be launched, there was a prompt message displayed by the computer that don't launch the satellite. There is some problem in the fuel chamber of the rocket. कंप्यूटर ने ये मैसेज प्रॉम्प्ट किया 1 मिनट पहले। 1 मिनट था अब्दुल कलाम के पास कि लॉन्च किया जाए पहले रॉकेट को या नहीं। वो इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च था SLV 3।
पहला सैटेलाइट लॉन्च था इंडिया में, SLV-3 लॉन्च, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अब्दुल कलाम, एंड अब्दुल कलाम टुक द डिसीजन, even though the decision was wrong, Abdul Kalam took the decision कि yes, go for the launch. Launch happened, और satellite, instead of putting the satellite into the orbit, it was put into the Bay of Bengal. तो लॉन्च फेल हुआ, लेकिन फिर भी डिसीजन तो लेना ही था, अब्दुल कलाम टुक द डिसीजन। तो ऐसे एग्जांपल्स को भी आप इसमें कोट कर सकते हो। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी, आप देखेंगे यूट्यूब का जो ये चैनल है, जब आप नीचे जाओगे तो स्क्रॉल करोगे तो वीडियोस सेक्शन में टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखे हुए हैं उसको एनालाइज किया गया है। तो वहां से आप सीख सकते हैं कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है एथिक्स में। तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, और ऐसे एग्जांपल को कैसे कोट करना है वो आप वहां से जान सकते हैं। नेक्स्ट कम्स हाउ टू टेक गुड डिसीजंस। अच्छा डिसीजन कैसे लें, ये उसका प्रोसेस है, आपको रटना नहीं है। ये बिल्कुल फिलोसफिकल सी बातें हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आपने हर डायमेंशन का ख्याल रखना है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप लीडरशिप की पोजीशन में हो तो आपने हर डायमेंशन में ध्यान देना है। आपने प्लानिंग पे ध्यान देना है, आपके डिसीजन के इम्पैक्ट पे ध्यान देना है, आपने अपने डिसीजन के इम्पैक्ट के बाद जो उसकी फीडबैक है वो भी लेनी है कि कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है। और अगर फीडबैक गलत है, इफ द रिजल्ट्स ऑफ ए डिसीजन टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, डोंट हेजिटेट फ्रॉम चेंजिंग इट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। कि अगर उसके रिजल्ट नेगेटिव पड़ रहे हैं, परिणाम विपरीत आ रहे हैं, तो अपने डिसीजंस को बदलिए भी। यूजुअली एथिक्स में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी इन लीडरशिप। कंसिस्टेंसी मीन्स आप आज जो बोलते हो कल आप उससे पलट नहीं जाने चाहिए, ये होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का भी महत्वपूर्ण रोल है लीडरशिप में, लेकिन कंसिस्टेंसी शुड नॉट बी रिजिड। अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन आज लिया अपनी कंपनी के लिए कि आपके शेयर्स की वैल्यू 15% कल के लिए घट गई, तो क्या आपको वहां पे भी कंसिस्टेंट रहना है? नो, देयर कैन नॉट बी रिजिड कंसिस्टेंसी, यू हैव टू बी वेरी सिचुएशनल। ठीक है, तो ये सारा एक प्रोसेस है कि पूरी इंफॉर्मेशन लो इशू के बारे में पहले, उसके बाद उस इशू को अच्छे से एनालाइज करो, और उसके ड्रॉबैक्स, गुड्स और बैड्स के बारे में, प्रोज और कॉन्स के बारे में जानो। ओपिनियन लो, सबसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पियर्स का ओपिनियन लो, पियर मेंबर्स के ओपिनियन लो और उनको एनालाइज करो। ठीक है, और लुक फॉर लीगैलिटी ऑफ योर परसीव्ड डिसीजन। एथिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है लीगलिस्ट थ्योरी ऑफ एथिक्स। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आपने परसीव कर लिया है अभी कि हाँ मैं कल ये डिसीजन लेने वाला हूं इस केस में, तो उस डिसीजन को पहले लॉ के ग्राउंड्स पे जानो, कानून के ग्राउंड्स पे क्या वो डिसीजन सही है या नहीं, इसके बारे में देखो। फिर एथिकल ग्राउंड्स में वो डिसीजन सही है या नहीं, इस बारे में देखो। फिर एनालाइज करो कि उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है स्टेक होल्डर्स पे, फिर डिसीजन लो और फिर उसका फीडबैक भी लो। ठीक है, बाकी मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपके लिए कि डायलेमास फेस्ड बाय द लीडर्स। कौन कौन से ऐसे डायलेमास है? डायलेमा माने द्वंद्व। एक लीडर के सामने दो ऐसी सिचुएशन दी गई, तीन ऐसे डिसीजंस दिए गए जो कि उसे लेने हैं। उनमें से एक सिचुएशन को उसे, एक डिसीजन को उसे चूज करना है, लेकिन उनमें से कोई भी डिसीजन पूरे तरीके से सही नहीं है या पूरे तरीके से गलत नहीं है। इसे कहते हैं डायलेमा। तो ऐसे कौन कौन से डायलेमाज हैं जो लीडर्स यूजुअली फेस करते हैं? पहला है ऑथेंटिसिटी पैराडॉक्स। ऑथेंटिसिटी आप जानते हैं कि ऑथेंटिक होना क्या होता है। यूजुअली हम इस वर्ड का यूज करते हैं ऑथेंटिक होने का मतलब कि भाई भरोसेमंद सोर्स से अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिसिटी का मतलब यही है डेली लाइफ में। लेकिन एथिक्स की भाषा में अगर हमें ऑथेंटिक होना है तो वी नीड टू बी रियल, ओरिजिनल, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ऑथेंटिक होने का मतलब क्या है कि आप जो हो वही आप दिखो, आप जो हो उसे आर्टिफिशियली मॉडिफाई करने की कोशिश आप ना करो। रियल होने का मतलब है कि यू आर नॉट ट्राइंग टू कॉपी द स्टाइल ऑफ सम अदर लीडर, you are adopting good practices from those other ideal leaders, but you are not outrightly copying them. रियल होने का मतलब यही है, ऑथेंटिक होने का मतलब यही है कि आप जो एक्चुअल में हो वही आप दिखो।
फेक नहीं दिखना है, ऑथेंटिक दिखना है, ओरिजिनल दिखना है। यही है आपका ऑथेंटिसिटी। विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आपने काम करना है। अब ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब आपने सिर्फ ये नहीं लेना है कि पॉलिटिशियन आप पे दबाव डालेगा, कोई दूसरा आदमी, कोई इंटरेस्ट ग्रुप आप पे दबाव डालेगा, उस दबाव के बिना आपने काम करना है, सिर्फ इतना मीनिंग नहीं लेना है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है ऑल द वर्ल्डली इन्फ्लुएंसेस ऑन द पर्सन्स कॉन्साइंस। वर्ल्डली इन्फ्लुएंस क्या हुआ? इन्फ्लुएंस ऑफ बेनिफिट्स। अगर आप में कुछ बेनिफिट लेने का लालच है तो वो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, आपका लालच भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। प्री कंसीव्ड नोशन है। फॉर एग्जांपल आप एक मार्क्सिस्ट हो और आपको डिसीजन लेना है, अगर आप एक कम्युनिस्ट हो आपको डिसीजन लेना है कि क्या इस कम्युनिस्ट को जेल से छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए, और आप डिसीजन लेते हो यस ही शुड बी रिलीज्ड आउट ऑफ द जेल। व्हाई? क्योंकि आपका और उसका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड मैच करता है। ये भी आप पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हुई ना। तो आप इन सारी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बिना अगर डिसीजन ले पा रहे हो तो आप एक ऑथेंटिक लीडर हुए। डेफिनेशन क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हुई तो फिर से देख लेना, पक्का क्लियर हो जाएगी। तो इट इज लाइक कि आपको रियलिस्ट होना है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक रियलिज्म, कंसेप्ट ऑफ रियलिज्म, जो आप पॉलिटिकल साइंस या फिर आप अपने सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हो। रियलिज्म बिल्कुल वैसी ये चीज है। पर डायलेमा कहां शुरू होता है? डायलेमा शुरू होता है सर कि भाई क्या आपको पूरा एक्सपोज हो जाना है? क्या आपको पूरा अब हर आदमी के अंदर जानवर होता है, ठीक है, हर आदमी के अंदर जानवर है, और अगर आप वो जानवर, अपने अंदर का जानवर दुनिया को दिखा दोगे, अपनी टीम को दिखा दोगे, तो उनका ट्रस्ट आप पे घट भी सकता है, नेगेटिव भी ऑथेंटिसिटी आप पे काम कर सकती है। ठीक है, डायलेमा यहीं पे शुरू होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं, मैंने ये कहीं पढ़ी हुई है केस स्टडी, कि एक कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है कोई आदमी, मान लो नत्था सिंह कोई आदमी है और वो कंपनी में काम कर रहा है, वो एक लोअर पोजीशन में काम कर रहा है और बेस्ट काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं और काफी अच्छे से उसका जो सीनियर मैनेजमेंट है उससे काफी खुश है, उस आदमी से, उससे खुश होके उसको प्रमोशन दे दी गई और उसे एक लार्जर रोल दिया गया मैनेजमेंट का। अब उसको पूरे स्टेट को मैनेज करना है। पहले वो एक बहुत छोटी सी यूनिट को मैनेज करता था, अब पूरे स्टेट को मैनेज करना है। लेकिन वो बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाया स्टेट के मैनेजमेंट में। उसे लगता है कि मुझ में वो क्वालिटी है नहीं कि मैं पूरे स्टेट को मैनेज अच्छे से कर पाऊं। वो बहुत ही वीक फील कर रहा है अंदर से। उसे लगता है कि मुझे सपोर्ट कर देना, मुझे एक कॉल देनी चाहिए अपने जितने भी मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मुझे उनको बता देना चाहिए। ऑथेंटिक होने का मतलब उसने ये ले लिया कि मुझे रियल होना है, मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स को ये बता देना है कि भाई मैं बड़ा लो फील कर रहा हूं, मैं बड़ा हारा हुआ फील कर रहा हूं, तभी मैं ऑथेंटिक हो पाऊंगा। तो उसने ये नेगेटिव मीनिंग ले लिया और उसने सबको बता दिया कि भाई हाँ मुझे लगता है कि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अकेले दम पे ये मैनेजमेंट चला सकूं पूरे स्टेट का, इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। अब इससे कर्मचारी तो डिमोटिवेट होंगे ना, वो मोटिवेट थोड़ी ना होंगे, वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। वो बोलेंगे यार बड़ा कमजोर लीडर दिया हुआ है हमें, ये डिसीजन कैसे टेक कर पाएगा, राइट। तो ऐसा कई बार डायलेमा आपको देखने को मिलेगा, ऑथेंटिसिटी का डायलेमा। और ये डायलेमा आमतौर पे नत्था सिंह जैसे लोगों में ज्यादा पाया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रू टू सेल्फर्स। बार बार आपने व्हाट्सएप में स्टेटस देखा होगा, बी ट्रू टू योरसेल्फ, आप जो हो वैसा ही दिखो, अपने आप से कुछ भी झूठ मत बोलो। ये बात सही है, अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, लेकिन कभी कभी ये जरूरी तो नहीं कि आप हमेशा हर वो चीज दुनिया के सामने एक्सपोज करो जो आपके अंदर है। आपके अंदर तो वीकनेसेस भी है, जरूरी नहीं है ऑथेंटिक दिखने के लिए आप अपनी वीकनेसेस भी दुनिया को दिखाओ, इससे आपका मजाक बन जाएगा और एक लीडर के तौर पे आपकी जो मान्यता है वो बहुत कम हो जाएगी, लेजिटिमेसी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए ट्रू टू सेल्फर्स के साथ ये बहुत ही ज्यादा
प्रॉब्लम देखने को मिलती है ऑथेंटिसिटी का डायलेमा। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथेंटिसिटी डायलेमा, हाउ टू ओवरकम सच ए डायलेमा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अब जिनको ऑथेंटिसिटी का मीनिंग ही नहीं पता वो क्या कर लेगा, मतलब एथिक्स की भाषा में ऑथेंटिसिटी का मीनिंग ही नहीं पता मानो, वो क्या इसका आंसर कर लेगा। सो नेक्स्ट इज कि हाउ टू डील विद दिस डायलेमा। ऑथेंटिसिटी के डायलेमा से आप कैसे डील कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां आपको बताई गई है कि बीइंग ऑथेंटिक डज नॉट मीन दैट यू शुड बी हेल्ड अप टू द लाइट एंड पीपल शुड सी राइट थ्रू यू। मतलब आपको इतना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाना है कि आप बिल्कुल नंगे हो जाओ और जैसे ही आप पे लाइट पड़ी और दोहरा दिख रहा है आपसे, आपके अंदर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपके अंदर कुछ, आपने ऑथेंटिक होने के चक्कर में, ट्रू टू सेल्फ होने के चक्कर में आपने अपने अंदर ऐसा कुछ रखा ही नहीं जो छुपाने लायक हो। ये एक अच्छी बात तो नहीं है। कुछ ऐसे रहस्य होने चाहिए जो कि आपको लगे कि हाँ मुझे, सिर्फ मुझे पता है, और आप में बार बार ये फीलिंग आती रहे कि हाँ मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड हूं। इस ग्राउंड्स पे भी ओवर ऑथेंटिक होना जस्टिफाई किया जा सकता है। तो आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होना है कि आपकी अच्छाइयां बुराइयां सब सब दिख जाए लोगों को। इससे आपकी एज ए लीडर मान्यता बहुत कम हो जाएंगे। ए लीडर शुड बी स्ट्रेटेजिक, हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है स्ट्रेटेजिक। आप कॉस्ट बेनिफिट्स को एनालाइज कर सको, उस बेसिस पे आप डिसीजन लो, उस बेसिस पे आप ऐसा डिसीजन लो जो नियरेस्ट टू एथिकल डिसीजन हो, जो नियरेस्ट टू यूटोपियन डिसीजन हो। ठीक है। नेक्स्ट, बी एडेप्टेबल टू कंडीशंस। हाउ टू रिजॉल्व दिस डायलेमा, ऑथेंटिसिटी डायलेमा, कि अलग अलग कंडीशंस में आपको अलग अलग बिहेव करना है। ये जरूरी है एक लीडर के लिए। और ऐसा आप कब कर पाओगे, जब आप अपने आप को एक पर्सन के तौर पे नहीं देखोगे, एक एब्सोल्यूट पर्सन के तौर पे नहीं देखोगे, एक ऐसे आदमी के तौर पे देखोगे जो अभी प्रोग्रेस कर रहा है, जो अभी लर्नर है। आपको देखना होगा, अपने आप को बोलना होगा कि वी आर जस्ट अ लर्नर। तो हमने कहीं पे रिजिड स्टैंड नहीं लेना है। वी शुड लर्न, वी शुड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है। और ये रिजिडनेस तभी आती है, मतलब ये जो नत्था सिंह जैसा डायलेमा यहाँ फेस करता है, ये रिजिडनेस तभी आती है जब आपके अंदर एक सेल्फ कंसेप्ट की भावना होगी, बहुत रिजिड सेल्फ कंसेप्ट की भावना होगी। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी फिलोसफिकल क्वेश्चन है, उसके पीछे आपने अपने ही कंसेप्ट बना दिया है। भगवान के आपने अलग ही कंसेप्ट बना दिए हैं। आपने यूनिवर्स कैसे फंक्शन करता है इसके अलग ही कंसेप्ट बना दिए हैं। एथिकल कैसे होया जाए आपने इसके अलग ही कंसेप्ट बना दिए, मतलब आप ओशो बन गए हैं। और ये सेल्फ कंसेप्ट रिजिड कब होते हैं, जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हो, ओवरली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हो, मतलब हद से ज्यादा अपने आप से बातचीत करना। इससे आप अपने ही नए कंसेप्ट बना दोगे, ऐसे कंसेप्ट जो दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब अगर दुनिया को आपकी कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या आप एक अच्छे लीडर बन पाओगे? आप एक अच्छे फिलोसफर बन सकते हो, लीडर नहीं बन सकते अच्छे। सो रिजिड सेल्फ कंसेप्ट कभी नहीं बनाने हैं। आई होप ये क्लियर। और नेक्स्ट, डोंट आइडियलाइज ओनली वन लीडर। यूजुअली क्या होता है, मान लो मैं इंडिया में काम कर रहा हूं, मुझे जैकमा की फंक्शनिंग बहुत अच्छी लगती है। जैकमा जो कि एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर है, मुझे लगता है कि जैकमा इज ए गुड लीडर, लेकिन मैंने उसको आइडियलाइज कर दिया और जैसे वो काम करता है चाइना में, वैसे ही इंडिया में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अपने अपने सबऑर्डिनेट से। हाँ कि अपने अब चाइना में तो उतना रिजिड रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, उतना रिजिड कल्चर फॉलो नहीं करते हैं वो लोग, है ना। दे आर स्ट्रिक्ट टू द टाइमिंग। अब उतने त्योहार नहीं है वहां चाइना में, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ एक्सपेक्ट करने लग जाऊं कि मेरे एम्प्लॉयज दिवाली ना मनाएं, वो काम के लिए इतने वफादार हो जाएं कि वो मतलब अपने सारी जो भी उनके रिचुअल्स है, फैमिली है, उनको थोड़ी कम वो सिग्निफिकेंस देने लग जाए, अगर मैं वो लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे अडॉप्ट करने लग जाऊं, तो वो ऑथेंटिसिटी के चक्कर में वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए कभी भी एक लीडर को आप आइडियलाइज मत करो और उसकी कॉपी मत बनो। सभी लीडर्स की अच्छी क्वालिटीज को कॉपी करो। देयर इज ए फेमस कोटेशन, एक किसी ने कहा था कि कॉपिंग वन बुक इज सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, बट कॉपिंग फ्रॉम मेनी बुक्स इज कॉल्ड रिसर्च। मतलब अगर आप एक किताब को कॉपी करते हो तो आप कॉपीराइट कानूनों के अंडर आ जाओगे, लेकिन अगर आप बहुत सारी किताबों को
उनकी अच्छी बातों को कॉपी कर लेते हो तो वो आप रिसर्चर कहलाओगे। तो सिमिलर बात यहाँ पे भी है, लीडरशिप में भी यही बात आती है। नाउ कम्स डायलेमा ऑफ पनिशमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रिलाइंग ऑन द पनिशमेंट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय द सबऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्ट्स द वीकनेस ऑफ द लीडरशिप टू सिक्योर वर्क बाय ट्रस्ट। डू यू एग्री? तीन चीजें यहाँ पे अच्छे से दी हुई है, ट्रस्ट, पनिशमेंट, ये कीवर्ड्स हैं, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय सबऑर्डिनेट्स। यहाँ सबऑर्डिनेट्स के साथ वाली बात होती है, मतलब पनिशमेंट आप किसको दोगे? ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट्स को दोगे। क्वेश्चन कहना चाहता है और डायलेमा भी यही है कि माना जाता है एक अच्छा लीडर वो होगा जो लीस्ट पनिशमेंट्स दे, जो सबसे कम पनिशमेंट दे। जो सैम मानेकशॉ हैं, सैम बहादुर मानेकशॉ, आई होप आप सभी ने सुना होगा, इंडिया के एक बहुत ही फेमस जनरल रहे हैं, मिलिट्री जनरल। 1971 वॉर के टाइम वो इंडियन आर्मी में जनरल थे, और फील्ड मार्शल जो कि इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा एक पोजीशन मानी जाती है, उस पद से वो रिटायर हुए हैं। फील्ड मार्शल की पदवी उनको मिली हुई है। तो जो सैम मानेकशॉ है, माना जाता है उनका लीडरशिप स्टाइल कुछ ऐसा था कि वो पनिशमेंट किसी को नहीं देते थे। एक इंसिडेंट में आपको बताता हूं, आप कहीं पे भी एथिक्स में इसको कोट कर सकते हो। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि उनका एक सबऑर्डिनेट था, बेसिकली वो गोरखा बटालियन में थे, वो गोरखा बटालियन में थे, तो उनका एक सबऑर्डिनेट था गोरखा, वो उनसे बहुत नाराज हो गया। शायद कोई वॉर थी, शायद 62 की वॉर थी, तो उन्होंने उनसे बहुत नाराज हो गया, सैम मानेकशॉ से वो गोरखा बहुत नाराज हो गया, और गोरखे के बारे में बताया गया। सैम मानेकशॉ के सबऑर्डिनेट्स ने उन्हें बताया कि ये गोरखा आपसे बहुत नाराज चल रहा है, आपके मार भी सकता है ये। तो सैम मानेकशॉ बोलते हैं ये रियल में हुआ है आर्मी के अंदर। सैम मानेकशॉ बोलते हैं कि मैंने उस गोरखा को अपनी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी की ड्यूटी में लगा दिया, और एक दिन गोरखा से मैंने बोला कि डू यू वांट टू किल मी? गोरखा सेड यस। बोले व्हाई? कि भाई मैं इस बारे में आपसे नाराज हूं, बहुत नाराज हूं। और सैम मानेकशॉ ने अपनी गन उन्हें दी, फुल एकदम फील्ड गन थी, उसमें गोलियां भरी हुई थी, और बोला कि ये लो और मुझे मारो। गोरखा उन्हें मार नहीं पाया, और उसके बाद वो गोरखा सबसे वफादार गोरखा उनका बना। ये होता है करेज, लीडरशिप में करेज मैटर करता है। और ये होता है ट्रस्ट, कि ट्रस्ट लीडरशिप में कैसे डेवलप किया जाए। अपने सबऑर्डिनेट्स को सुनो, उनकी कंसाइंस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, उनके कंसाइंस पे ज्यादा फोकस करो, और लेस पनिशमेंट्स दो। जितनी कम आप पनिशमेंट दोगे, फिर भी अगर आप बेहतर काम कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे लीडर कहलाए जाओगे। यही है डायलेमा ऑफ पनिशमेंट, और यही है आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ, और बस आपको ऐसे ही आंसर करना है। ऐसे आउट ऑफ बॉक्स मत सोचिए कि भाई कुछ ऐसा होगा कि मुझे मतलब ऐसा आर्टिकल लिखना होगा जिससे कि एग्जामिनर अपने कपड़े फाड़ दे। नहीं, आपको इतना ही जेनरिक सा आंसर लिखना होता है। तो डायलेमा है पनिशमेंट का कि माना जाता है जितनी कम आप पनिशमेंट दोगे उतने बेहतर आप लीडर हो। पर क्या ऐसे में पनिशमेंट बिल्कुल ना दी जाए? क्या पनिशमेंट देना लेजिटिमेट है? क्या पनिशमेंट्स देना एक पूरे तरीके से डू अवे कर देना चाहिए पनिशमेंट से? तो यही होता है एक एथिकल डायलेमा। कब आपको पनिशमेंट देनी है, कब नहीं देनी है ना? क्या पनिशमेंट कितनी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी डिसाइड कैसे की जाएगी पनिशमेंट की? ये सारे आते हैं पनिशमेंट के डायलेमा में। तो जस्टिफिकेशन इन फेवर ऑफ पनिशमेंट क्या होगी? एरिस्टोटल को कोट कर दो। एरिस्टोटल ने कौन सा आइडिया दिया था? मैंने कल ही आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, अगर आपको पता नहीं है एरिस्टोटल के एथिकल आइडियाज के बारे में, तो उन्होंने अपना कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दिया था, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस और कम्यूटेटिव जस्टिस के बारे में बताया था। तो जो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो है आपका रिफॉर्मेटिव जस्टिस, कि आपको लोगों में रिफॉर्म अगर आप ला रहे हो पनिशमेंट्स के माध्यम से, तो वो उन लोगों के साथ आप जस्टिस कर रहे हो, जाति नहीं कर रहे हो, वो एक जस्टिस है। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन दोज पीपल। तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस ये कहता है कि आप अगर किसी आदमी को गिरफ्तार भी कर रहे हो, किसी आदमी को अगर आप पनिश कर रहे हो, तो वो
इस उद्देश्य से है कि उसमें आप रिफॉर्म ला रहे हो साथ में और ये उसके लिए एक न्याय होगा। तो इसीलिए इसी तरीके से आप पनिशमेंट को भी जस्टिफाई कर सकते हो। एरिस्टोटल को डायरेक्टली आप इसमें कोट कर सकते हो। इस तरीके से आपके स्टडीज के साथ इन थिंकर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। यही बात मैं आपको कल बता रहा था कि नेक्स्ट इज बट पनिशमेंट शुड नॉट बी रेगुलर हैबिट। डायलेमा को रिजॉल्व कैसे किया जाए? सिंपल कि भाई पनिशमेंट तो दो, कभी कभी पनिशमेंट देना जरूरी है। एक रिजिड कंसेप्ट आप नहीं बना सकते कि मैंने पनिशमेंट देनी ही नहीं है, उससे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। लोग मतलब उठपटांग हरकतें करने लग जाएंगे और उठपटांग करने वालों को पनिशमेंट देना जरूरी है। आप भगवान तो नहीं हो कि आप उनके कंसाइंस को एकदम से चेंज कर दोगे। तो पनिशमेंट देना जरूरी है, पर क्या ये एक रेगुलर हैबिट हो? नहीं। डायलेमा यहीं पे रिजॉल्व हो गया कि पनिशमेंट दो लेकिन रेगुलर हैबिट मत बनाओ। पनिशमेंट सिर्फ उन सिचुएशंस में दो जो कि एक्सट्रीम सिचुएशंस हो, ग्रेव सर्कमस्टांसेस हो। अदरवाइज रिकंसिलिएट करने की कोशिश करो, कंसिलिएशन बनाने की कोशिश करो। पनिशमेंट तभी दो अगर एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस हो, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हो। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोगों के बीच सुलह करवाने की कोशिश करो, उनकी कंसाइंस जागृत करने की कोशिश करो। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो सैम मानेकशॉ का, उनकी स्टाइल ऑफ लीडरशिप का। ठीक है, इट विल इंक्रीज योर मॉरल एक्सेप्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहे होंगे। बाकी सब्सक्राइब कीजिए गाइस, मैंने आपको सबसे पहले ही बोल दिया हुआ है, कई बार बोल दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट है आपका सहयोग, बाकी आपकी मर्जी। और जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एथिक्स प्रिपेयर करना चाहते हैं या दूसरी कोई भी चीज प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उन्हें ये कोर्स रेफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।